बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर टाइम विद हमारा शाह। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आपने आज फिजिक्स का 7 वाला चैप्टर स्टार्ट करना है जिसमें हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़नी है। ठीक है, मैटर का आप बच्चों को पता होगा क्योंकि मैंने केमिस्ट्री का भी लेक्चर स्टार्ट किया, उसमें भी मैंने मैटर का बताया था कि मैटर क्या होता है। ऐसी चीज जो जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसकी डेफिनेशन भी आएगी तो आपको आगे वो बता दूंगी। इसके अलावा आपने इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, यानी कि हीट के साथ इसका रिलेशन पढ़ना है कि हीट गेन करके या लूज करके क्या मैटर के ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है, क्या मैटर की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहले आपको हीट के बारे में बता रहे हैं। Heat or thermal energy has always been the necessary of human beings। कहते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है बेटा कि हीट और थर्मल एनर्जी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। हमारी बॉडी के अंदर एक थर्मल एनर्जी है जो हमारी बॉडी को गर्म रखती है। 37 डिग्री टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, और अगर वो टेम्परेचर ना होगा तो हम जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हमें अपने रोजमर्रा जिंदगी में हीट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे खाना बनाने के लिए होगी, या फिर आप लोग समझ लीजिए कि हमारी लाइट जो है कई जगह पे वो भी इस तरह है कि हम जो है वो हीट के जरिए पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सनलाइट है वो सोलर प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करती है तो उससे जो है हमारी बिजली वगैरह पैदा होती है। ठीक है, तो हीट के यहाँ पे यूज बता रहे हैं। Heat or thermal energy has always been the necessity of human beings, animals and plants in world। कहता है दुनिया के अंदर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए यानी कि पौधों के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है हीट। आपको पता है ना कि सूरज की रोशनी जब पत्तों पे पड़ती है तभी वो खाना बनाते हैं अपना, और फिर उससे जो है उनको फायदा होता है, उनकी जो ग्रोथ अच्छी होती है। फोटोसिंथेसिस वगैरह आपने फिजिक्स के बाद जो है वो बायो में पढ़ा होगा। ठीक है, विदाउट हीट देयर एग्जिस्टेंस वुड नॉट बी पॉसिबल। कहता है हीट के अलावा इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ही पॉसिबल नहीं है, ये रह ही नहीं सकते। ठीक है, इट इज बिगिनिंग, कहता है स्टार्ट में द सन वाज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। शुरू शुरू में हमें पता है सिर्फ सूरज ही हीट का एक वाहद जरिया था, क्योंकि तब तक जो है ना वो हीट के लिए हमें आग का पता ही नहीं था। ठीक है, इस वजह से कहा है स्टार्टिंग पे सिर्फ सूरज ही ऐसा जरिया था जो लाइट और हीट दोनों दे रहा था। विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, जैसे ही इंसानों ने फायर को इजाद किया, आग को, अ न्यू इरा वाज स्टार्टेड, एक नया दौर शुरू हो गया था। द यूज ऑफ हीट प्रोड्यूस फ्रॉम फायर, अब वो फायर यानी कि आग से ही हमें पता चला था कि हीट के क्या क्या यूजेस हैं, कैसे वो बेनिफिशिएंट है हमारे लिए। were increased day by day and contributed generally to the comfort and facilities for the human being। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसका इतना ज्यादा यूज हो गया कि हमारे जो फैसिलिटीज हैं वो ह्यूमन बीइंग की जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी थी, हीट के ऊपर। ठीक है, इनिशियली द हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट वर सेंस्ड बाय टचिंग विच वॉज नॉट अ गुड। कहता है शुरू शुरू में इस तरह था कि हम गर्म चीज या ठंडी चीज को हाथ लगा के बताते थे कि ये गर्म है या ये ठंडी है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता क्योंकि कभी कभी कोई चीज इतनी ज्यादा गर्म होती थी कि हाथ भी जल जाता था। ठीक है, was not good standard to measure the degree of hotness of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करना ये टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये आप आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा भी आपने ओवरव्यू किया है, इस पूरे के अंदर आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हीट और जो थर्मल एनर्जी है उसके क्या क्या यूजेस हैं। जब तक उसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी हीट की यानी कि उसकी फायर की, तब तक हम सिर्फ सूरज को ही वाहद ऐसा जरिया समझते थे लाइट का और हीट का। लेकिन जैसे ही हमने फायर को इन्वेंट किया तब एक नया दौर शुरू हो गया, हीट के ऊपर जो है हम डिपेंडेंट हो गए दिन बाय दिन, यानी कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए हमने बहुत ज्यादा जो है इसके बेनिफिट्स निकाले, इसका यूज निकाला और फिर हमने इसको अपनी फैसिलिटी के लिए यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो मैन इन्वॉल्व डिफरेंट मेथड्स टू मेजर इट। फिर हमने एक नए मेथड निकाले थे हीट को, अपनी बॉडी की हीट जो है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, इसी तरह डिफरेंट बॉडी की हीट्स को भी हम मेजर कर सकते थे, लेकिन वो इस तरह नहीं कि आपने टच करना है। ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइसेस, फिर हमने इस तरह के डिवाइस बनाए थे कि जो किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करते थे। द टेम्परेचर वाज आल्सो इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लाइक मैस, लेंथ एंड टाइम। कहता है इसके अलावा भी हमने और भी डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करना शुरू कर दिया था, जैसे मैस, लेंथ और टाइम वगैरह। ठीक है, दिस चैप्टर बीइंग विद इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कहता है इस चैप्टर के शुरू में आप लोग काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग भी है। It is due to the effect that temperature and heat or internal energy are also associated with the motion of particle in a matter। कहता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है, उसकी हीट या इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये तमाम चीजें जो है वो एक ही वर्ड ही डिफाइन करना चाह रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है ये एसोसिएट करती हैं मोशन के ऊपर किसी भी पार्टिकल की। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है। अब वो एटम्स हर टाइम मोशन में होते हैं और उन्हीं की मोशन की वजह से हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में कि हमने जब देखना होता है कि पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं तो मोशन की वजह से जो है ना उनके अंदर हीट पैदा होती है, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैटर क्या है वो? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जितने भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स है, जब वो मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बताया था कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे नहीं देखे वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आप मेरा चैनल ओपन करें, मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। मॉलिक्यूल के हवाले से जो है ना केमिस्ट्री के तमाम प्रॉपर केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स हैं जो कि चैप्टर 1 के हैं। उसके अंदर मैंने मॉलिक्यूल्स को काफी अच्छा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। छोटे छोटे एटम्स को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो जो है एक जैसे एटम हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप बात कर रहे हैं अपनी बॉडी की तो हमारे तमाम मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे, ठीक है। तमाम एटम एक जैसे होंगे, एक जैसे एटम को कंबाइन करोगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे आप लेट्स सपोज हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन कर लो, H2 ले लो, तो वो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन जब आप साथ O लेते हो, H2O यानी कि ऑक्सीजन को साथ ले लेते हो, तो तब वो मॉलिक्यूल नहीं रहता, तब वो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज इन मोशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हर टाइम मोशन में होते हैं। दिस मोशन में भी वाइब्रेशनल, रोटेशनल और लीनियर। तो ये मोशन की टाइप्स भी आपने पढ़ी हुई हैं, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है। ये भी हमने चैप्टर 2 में शायद किया था, जिसमें हमने तमाम किस्म की मोशंस पढ़ी थी। आप लोगों ने अभी तक अगर चैप्टर नंबर 2 नहीं किया जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 देखें जिसमें आपको प्रॉपर मोशन के बारे में दिखाया जाएगा, ठीक है। There exists a mutual forces of attraction between the molecules। कहता है मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, विच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आपने बताना है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको हम कहते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक है। दिस फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और ये फोर्स डिपेंड करती है कि कितना फासला है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे जैसे आप फासला बढ़ाते हैं तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपकी प्रॉपर जो है वो थ्योरी के बारे में ही बताया जा रहा है, इसमें आपने इसको प्रॉपर याद करना है। इसके बाद आपका ये बताया जाएगा कि काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के अंदर और क्या क्या चीजें हैं वो बताई जाएगी, ठीक है। दी मॉलिक्यूल पासेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दी मोशन। कहता है जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर पोजेस की जाती है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, क्योंकि हर टाइम वो हरकत में रहते हैं। तो हरकत में होने की वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये दोनों डेफिनेशन भी आप एज अ डेफिनेशन भी ले सकते हैं और वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पे भी इनको ले सकते हैं, ठीक है। When a substance is heated, its temperature rises। जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड इट्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम मोर वेगरियस विच इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने किसी चीज को हीट करना होता है, हीट करने से उनकी जो मोशन है वो बढ़ जाती है, और मोशन बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि मोशन, किसी भी पार्टिकल की मोशन को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। Thus the temperature of substance depend on the एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो समझ लें कि किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी पे। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है।
इन जनरल मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी पढ़ा दिया गया चैप्टर 1 में कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि सॉलिड की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे बताया जाएगा सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ मैटर। कहता है जितनी भी ये तीनों किस्में हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे ही बताई जाएंगी, ठीक है। जो आपने इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी है उसी की बेस पे ही बताई जाएंगी। अब सबसे पहला स्टेप सॉलिड का शुरू होने लगा है। सॉलिड क्या है? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट कीप देम मॉलिक्यूल्स बाउंड। कहता है सॉलिड के अंदर इतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है कि ये एक दूसरे के साथ प्रॉपर जुड़े होते हैं। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, या आप पेंसिल समझ लीजिए, पेंसिल के भी तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जो है ना वो पैक्ड है। So the molecules are held at a fixed point, but still they show vibratory motion या vibrational motion about their fixed point। कहता है बेशक ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है ना वो वाइब्रेशन हो रही है। फिर भी तमाम पार्टिकल्स जो है वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज वाई द सॉलिड हैव अ डिफाइंड शेप एंड डिफाइंड वॉल्यूम। इसी वजह से सॉलिड की एक डिफाइंड शेप होती है और डिफाइंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये एक डेफिनेट शेप होती है इनकी, एक जैसे ये पेंसिल है इसकी एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड की बात की जाए तो आपको पता है लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी की शक्ल का हो जाएगा, इसकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती, ठीक है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो वीक। आपको पता है लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, दैट कैन नॉट बी हेल्ड द मॉलिक्यूल एट अ फिक्स पोजीशन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से उनकी कोई फिक्स पोजीशन भी नहीं होती, ठीक है, वो मूव कर सकते हैं। एंड द मॉलिक्यूल कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इन अ रैंडम डायरेक्शन, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करते हैं, ठीक है। A liquid therefore possess a definite volume but has no definite shape। कहता है इसका वॉल्यूम तो हमें पता होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप डालते हो पानी को या लिक्विड को, वो उसी शेप का हो जाता है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर से फ्लो कर जाते हैं, इनकी कोई शक्ल ही नहीं रहती डेफिनेट। इट एक्वायर्ड द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल्स। आप जिस भी वेसल में उसको डाल लेंगे उसी तरह का वो हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा गैस। गैस क्या है? गैस मॉलिक्यूल आर रिलेटिवली फॉर अवे वन अनदर। कहता है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। ड्यू टू विच द गैस नाइदर पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम और अ डेफिनेट शेप। इसी वजह से गैस की ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से इतने दूर होते हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक होती हैं कि हमें समझ नहीं आती कि इनकी एक शक्ल क्या है। आप जिस भी कंटेनर में डालोगे ये उसी तरह के हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा। ये फोर्थ स्टेट होती है किसी भी मैटर की, और ये आप लोगों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। व्हाट इज प्लाज्मा? तो आपने बताना है प्लाज्मा इज अ गैस इन विच मोस्ट ऑफ द एटम्स आर आयनाइज। कहता है ये ऐसी गैस होती है जिसमें होते हैं, ये गैस की तरह ही है लेकिन ये आयनाइज होते हैं, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज वगैरह होता है, ठीक है। एंड दे आर फ्रीली मूविंग इन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। और ये गैस के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। प्लाज्मा इज कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। इट अलो करंट पास थ्रू इट, यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास करवा सकता है क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। एंड सिंस द गैस इन अ प्लाज्मा स्टेट हैज प्रॉपर्टीज व्हिच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी गैस। कहता है क्योंकि प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज गैस से अलग होती हैं। प्लाज्मा के अंदर आयंस होते हैं जो फ्री मूव कर रहे होते हैं। Therefore, plasma is known as a fourth state of matter। इसी वजह से प्लाज्मा को कहा जाता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। इसको आपने प्रॉपर याद करना है। मैंने आपके लिए निशान भी लगाए हुए हैं। ये प्लाज्मा की डेफिनेशन आती है। ये सारा आपको बता रहे हैं कि प्लाज्मा कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। और यहाँ पे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोर्थ स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि इसको फोर्थ स्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गैस की तरह नहीं होती। गैस के अंदर आयंस नहीं होते लेकिन इसके अंदर आयंस है। एंड द सन आर द मोस्ट ऑफ अदर स्टार्स आर अ प्लाज्मा स्टेट। कहता है सूरज या जितने भी सितारे हैं वो तमाम प्लाज्मा स्टेट में है, क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं, वो हर टाइम रिएक्शन कर रहे होते हैं। एंड प्लाज्मा इज आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा टीवी एंड इन गैस डिस्चार्ज
ट्यूब, प्लाज्मा को आप प्लाज्मा टीवी में भी देख सकते हो और गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको नजर भी आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर से करंट पास करवाई जा रही है। इसके बाद आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट है प्लाज्मा स्टेट आल्सो अकरिंग ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइटनिंग फॉर्मेशन नोन एज लाइट स्ट्रीमिंग। ये भी आप याद कर सकते हैं कि प्लाज्मा जो है तब भी नजर आता है जब थोड़ी सी रोशनी एकदम होती है, लाइट चमकती है, जैसे लाइटनिंग होती है, ठीक है, जो कि बारिश के मौसम में होती है। आपको पता है बारिश के मौसम में एकदम थोड़ी सी लाइट चमकती है, उस लाइट को भी हम कह सकते हैं वो भी प्लाज्मा है, ठीक है। विच इज आल्सो कंडक्ट द पाथ थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू आयनाइज द एयर मॉलिक्यूल। ये एयर मॉलिक्यूल जो आयनाइज हो गए होते हैं उनके अंदर से जो करंट पास होती है फिर वो भी प्लाज्मा की स्टेट है, ठीक है। तो ये भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लेना है, जो कि आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि जो लाइट स्ट्रीमिंग है क्या वो भी प्लाज्मा ही है। तो आपने फिर बताना है कि यस ये भी प्लाज्मा की ही स्टेट है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जो है ना हीट और उसके बारे में पढ़ा था, थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी थी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में मैंने आपको बताया था ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। आपने सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद वो जो तीनों उसकी मैटर की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, फिर वो बतानी है। इसके बाद आ जाता है प्लाज्मा, ये फोर्थ स्टेट है मैटर की और ये भी उसी में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टेम्परेचर एंड हीट। ये जो टेम्परेचर एंड हीट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, क्या फर्क है टेम्परेचर में और हीट में। तो फिर आपने बता देना है कि टेम्परेचर जो है वो किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस कहते हैं। यहाँ पे ये देख लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना हॉट है या कूल्ड है उसको हम कहेंगे वो टेम्परेचर है। यहाँ पे उसने साथ उसकी एग्जांपल भी दी है। व्हेन वी टच आइस वी फील कोल्ड, व्हेन वी ड्रॉप आवर फिंगर इन अ वार्म वाटर, गर्म पानी के अंदर हम अपनी फिंगर रखते हैं, वी फील हॉट एंड दिस इज सेंस ऑफ आवर टच एंड वी कैन टेल अबाउट द बॉडी इज कोल्ड और हॉट। कहते हैं हम अपनी सेंस से बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी गर्म है या ठंडी है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये आइस क्यूब को टच करेगा तो ये बोलेगा ये ठंडी है, जब गर्म पानी के अंदर हाथ रखेगा तो कहेगा ये गर्म है। और हॉटर बॉडी इज said to be at high temperature as compared to the colder body। कहता है किसी भी गर्म जिस्म का टेम्परेचर ज्यादा होता है और एज कम्पेयर टू कोल्ड बॉडी। और यहाँ पे ये डेफिनेशन है, आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, इसके अलावा ये एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। उसके बाद और वो क्या बता रहे हैं, इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी हीट अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइज। कहता है ये हमारी एक कॉमन सेंस होती है, कॉमन एक्सपेरिमेंट होता है, जब भी किसी चीज को गर्म करो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। एंड प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस हीट or thermal energy due to the body which is cause of rise in temperature। कहता है किसी भी बॉडी को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। कैसे थर्मल एनर्जी बढ़ती है, मैंने आपको बताया था थर्मल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी के एटम्स जब बहुत स्पीड से मोशन में आ जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इकट्ठा जब सम कर लो तो वो थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी। तो ये भी आपके एमसीक्यूज आ सकती है कि जब हम किसी भी ऐसा प्रोसेस बताएं जिस प्रोसेस में हम हीट करते हैं किसी बॉडी को, तो वो कौन सा प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे वो थर्मल एनर्जी है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी की थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब आप किसी बॉडी को गर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेम्परेचर की डेफिनेशन मिलेगी इस पैराग्राफ में और एक ये वाला याद करने वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस साइड पे आपको हीट की डेफिनेशन मिल जाएगी। Temperature can be defined as a physical quantity which determines the direction of flow of thermal energy। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आ सकता है टेम्परेचर कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल है या फिर नॉन फिजिकल, तो आप फिजिकल को टिक करेंगे। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजर करती है कि किस डायरेक्शन में जो है वो हमारी थर्मल एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये भी आप डेफिनेशन में कर सकते हैं। इसके बाद है दिस इज मीन दैट द थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज। कहते हैं थर्मल एनर्जी जो होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है क्योंकि दोनों का डिफरेंट होगा टेम्परेचर। अगर एक बॉडी ठंडी है और एक गर्म है तो हमारी जो गर्म बॉडी है उसकी जो हीट है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी कोल्ड बॉडी की तरफ, ठंडी बॉडी की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हीट की डेफिनेशन है, हीट इज अ एनर्जी which is transferred from one object to another object due to the difference of temperature between two bodies। ऊपर वाले की तरह ही है तकरीबन ये, ठीक है। तो हीट का मतलब क्या होता है, हीट क्या है, हीट वो चीज है, एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ अगर उनका टेम्परेचर का डिफरेंस है।
अगर एक बॉडी का टेम्परेचर कम है और एक बॉडी का बहुत ज्यादा है, तो जिस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है उससे जो हीट है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो चुकी हैं टेम्परेचर की और हीट की। इसके बाद आपने करना है टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। पहले आपने टेम्परेचर और हीट की है, अब आप टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, we know that the matter is composed of molecules which are always in motion। कहता है हमें हर बंदे को ये पता है कि जितने भी मैटर हैं उन तमाम में ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हर टाइम मोशन के अंदर होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉलिड और वाइब्रेट अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन। जितने भी सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो फिक्स पोजीशन के गिर्द घूमते रहते हैं। एंड द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर स्लाइडिंग ओवर। जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करते हैं, एंड गैस के जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ये तीनों को कलेक्टिवली एक ही पैराग्राफ में बता दिया है कि सॉलिड के फिक्स होते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द घूमते हैं। लिक्विड के होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स, और जो गैस के होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ देयर मोशन। और इसी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है उनकी मोशन की वजह से ही। The potential energy is also associated with molecule because of their interactive forces। ठीक है, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। ठीक है, तो इसको याद जरूर कीजिएगा। ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ही याद कर लीजिएगा। ऊपर वाला बेशक आप ना करें क्योंकि वो ऑलरेडी आपने सॉलिड लिक्विड और गैस में कर लिया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें, लेकिन ये वाला याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम सम करते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी बन जाता है। ये आपका एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि उनको भी बहुत अच्छी तरह समझ आए। अगर आप अपना बेनिफिट ले रहे हैं तो उनको भी बताएं ताकि वो भी इससे फायदा लें, बेनिफिट लें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस। जब भी हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं इट्स मॉलिक्यूलर मोशन बिकम मोर वेगियस विच मीन्स दैट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। इनकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ने से उनके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, इस वजह से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। एज द रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस राइजेस। इसी की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंड द हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। आपको पता है टेम्परेचर एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रेवल करता है। एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू विच द टेम्परेचर इज राइजेस। जब आप किसी चीज को गर्म करने लगते हैं तो अगर आपने किसी चीज को बीकर के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया है तो वो जो चूल्हे की हीट है वो ट्रेवल होके आ जाएगी उस बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड रिमाइंडर दैट, ये चीज याद रखें, इट इज नॉट ट्रू टू से दैट द सब्सटेंस कंटेन हीट। ये ट्रू नहीं है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर हीट होगी। द सब्सटेंस कंटेन इंटरनल एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, हीट नहीं होती, क्योंकि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम होता है। ठीक है, द वर्ड हीट इज यूज्ड ओनली व्हेन द रेफरिंग टू द एनर्जी एक्चुअली इन ट्रांजिट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। हीट का वर्ड सिर्फ तब आएगा जब हम किसी बॉडी की हीट को, एक बॉडी को दूसरी बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर करेगी। जैसे अगर कोई हॉट बॉडी है तो वो कोल्ड बॉडी की तरफ अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, तब आप हीट की बात करेंगे। अगर आप किसी बॉडी की एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है वो इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने अच्छी तरह इसको समझ लेना है। यहाँ तक आपका लेक्चर काफी है। इसके बाद हम थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। वो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।